हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, देखा मैंने आपके सारे कमेंट्स, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग की वजह से मेरा मूड काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है और थैंक यू कहानी को इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि नंदिनी जी जो रेयान से इस बारे में कुछ बात करना चाह रही थी कि आखिर उन्होंने गौरव को इतना बुरा पनिशमेंट क्यों दिया, लेकिन रेयांश तो उनकी बात पर ज़रा भी फोकस नहीं करते और नंदिनी जी का मुंह पूरी तरह से चोखा बन जाता है। जी और जो इस तरह दोबारा अपने आप को रेयांश को गोद में उठाता देखकर उनके कंधे पर पिंच करते हुए कहती है, आपको समझ क्यों नहीं आता है? आप हर वक्त मुझे अपनी गोद में उठा कर क्यों फिरते हैं? पैर में चोट लगा इसका मतलब ये नहीं मैं चल नहीं सकती हूँ। रेयांश उससे कहते हैं, मुझे मज़ा आता है। और वो उसको अपने साथ अपनी बाहों में भरे हुए सीढ़ी चढ़ते हुए कहते हैं, वैसे हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी नज़र पर। जिया जो कहती है, क्या मतलब? रेयांश कहते हैं, मैं काफ़ी सिलेक्टिव लगता हूँ तुम्हें। ये वो बोलते बोलते जिया की तरफ ही देख रहे थे। जिया जो रेयांश के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, आप प्लीज़ ज़रा संभल कर, कहीं ऐसा ना आप ही मुझे गिरा दे, सामने देखकर चलिए ना। रेयांश उसके जवाब में कहते हैं, पहली बात तो ये कि रेयांश अग्निहोत्री अपने कदम बहुत संभाल कर रखता है, और दूसरी बात, कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आती भी है तो जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें तो कुछ नहीं होने देने वाला। ये सुनकर जिया डायरेक्टली रेयांश की आंखों में देखती है, जैसे रेयांश के कहे हुए ये शब्द जिया को कितना सुकून दे रहे थे। ये सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे कि कोई उसका भी ख्याल रखे, कोई उसकी भी सेफ्टी की फिक्र करे। रूम में आते ही वो जिया को धीरे से खड़ा करते हुए कहते हैं, तो दोबारा से शुरू करो। जिया जो कहती है, क्या शुरू करना है? वो जिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसके फिंगर्स को अपने चेहरे से ले जाकर के नीचे अपने गर्दन के पास रखते हुए कहते हैं, यह हक है तुम्हारा, छुपे छुपे देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, छू सकती हो मुझे। जिया जो एक कदम पीछे जाते हुए कहती है, छूने में वो मज़ा का जो आंखों से ताड़ने में है। श्रेयांश उसकी बात पर उसको टीज करते हुए कहते हैं, ओहो, इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के बावजूद भी तुम काफ़ी बदमाश हो। जिया जो पीछे जाकर धीरे से बेड पर बैठते हुए कहते हैं, शायद आपको पता नहीं है मिस्टर जी, पर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे बहुत नालायक होते हैं, और इस मामले में तो और ज़्यादा। और फिर उसे अचानक ही गौरव की याद आती है और वो रेयांश से पूछते हैं, वैसे वो स्विमिंग पूल वाली बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। बड़ी माँ आंटी जी इस तरह से क्यों बोल रही थी? आपने उन्हें पनिशमेंट दिया? आपने सच में ऐसा तो नहीं किया था? रेयांश कहते हैं, गौरव ने कुछ कहा इस बारे में? नहीं ना। जिया जो कहती है, डर गए होंगे आपसे, वैसे भी इतने डरावने हैं आप। रेयांश जो अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, नहाने जा रहा हूँ मैं, और हाँ, इतना डरावना तो तुम भी थोड़ा डर जाया करो, अच्छा लगता है मुझे जब तुम मुझसे डरती हो तो। जिया रेयांश को जाता हुआ देखकर पूछते हैं, आज आपको दुबई भी जाना था ना? रेयांश जो कहते हैं, प्लान कैंसिल कर दिया मैंने, कल देखूंगा। और फिर वो पीछे मुड़कर उसको शकी भरी निगाहों से देखकर पूछते हैं, वैसे क्यों पूछ रही थी तुम? जिया जो कहती है, नहीं बस यूं ही पूछ रही थी। रेयांश जो कहते हैं, जाने दो, एक्चुअली मैं अब दुबई जा ही नहीं रहा, और अगर जाऊंगा तो तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने लायक है। जिया जो अपना कंधा हल्का सा उठाते हुए कहती है, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। रेयांश बाथरूम में शावर लेने के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो शर्ट उसके सामने उतारते हुए कहते हैं, बुरी नहीं, कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो, चेहरे से भी और फिगर से भी, किसी की भी नीयत फिसल सकती है तुम पर। जिया जो गहरी सांस भरते हुए रेयांश से कहती है, किसी को मरना है जो, और ये बोल करके वो अपनी नज़र को नीचे कर ली थी, क्योंकि तब तक रेयांश ने अपनी शर्ट अपने बदन से अलग कर दी थी। अब वो डायरेक्टली रेयांश के सामने उनकी बॉडी को तो देख नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो अपना चेहरा नीचे करते हुए आगे कहती है, किसी को मरना थोड़ी ना जो आपकी बीवी पर अपनी नज़र। जैसे ही जिया ने खुद को रेयांश की बीवी कहा था, रेयांश अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहते हैं, उफ, कितना सुकून मिल रहा है तुम्हारी आवाज़ में, फाइनली कंसिडर कर लिया खुद को मेरी बीवी। जिया जो मुंह पिचकाते हुए कहती है, और कोई ऑप्शन होता तो वो भी कंसिडर कर लेती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जब आपके साथ ही रहना है तो ठीक है फिर। रेयांश जो
बाथरूम के डोर से टिकते हुए कहते हैं, ऐसे प्यारी प्यारी बातें करती रहा करो, अच्छी लगती हो। वही जिया जो थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, तो वो जो पनिशमेंट थी वो कैंसिल हो गई ना। रियाश अभी बाथरूम के अंदर जाते लेकिन जिया की ये बात सुनकर वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, तो ये फ्लर्टिंग आप इस वजह से कर रही थी कि मैं आपकी पनिशमेंट कैंसिल कर दूँ? जिया जो कहती है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही। रियाश उससे कहते हैं, तुम्हारी ये चोट ठीक होने दो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। मेरे साथ 420 का गेम खेल रही हो, इडियट। और ये बोलकर वो जोर से गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जिया के दिमाग में बहुत सारे इमोशंस एक साथ ही इधर उधर तूफान मचा रहे थे। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने डैड से बात किया था, इस बात का डर, फिर रियांश उसके साथ रात में क्या करने वाले हैं इस बात की क्यूरियोसिटी, ऊपर से रियांश की फ्लर्टिंग भरी बातें और उनका इतना केयर करना। और यही सोचकर वो अपनी आंखें धीरे से बंद करती है और उसके चेक बोन जो धीरे धीरे करके रेड होने लगे थे। वहीं नीचे राजनंदिनी जी प्रार्थना जी को लगातार सुनाई जा रही थी, मेरे बेटे की ये हालत होगी इस घर में मैंने कभी नहीं सोचा था, और उसे कितना समझाऊं मैं, अपनी बीबी के ऐसा लग रहा है चंगुल में फंस गया है वो, कोई ब्लैक मैजिक करके रखी है तुम्हारी वो बहू। और फिर वो गौरव को बाहर बुलाते हुए कहती हैं, इधर आना मेरा लाल। वही इस वक्त गौरव फोन पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था। दूसरी तरफ से उसका फ्रेंड जो उससे कहता है, इतना कांप क्यों रहा है और आवाज़ इतनी वाइब्रेट क्यों कर रही है तेरी, ठीक तो है ना। इधर से गौरव जो कहता है, एक तो ये मम्मी ने मुझे फंसा दिया, अब ऊपर से प्यार से बुला रही है मुझे, अरे यार कहाँ से ठीक रहूँगा, भाई के घर पर आया हूँ। दूसरी तरफ से वो फ्रेंड जो कहता है, भाई के घर पर, मतलब तो ये कह रहा कि तो रियांश भाई के घर पर है। गौरव जो कहता है, हाँ क्या करूँ मजबूरी है। अच्छा सुन मोहित, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से, मॉम बुला रहे हैं। लेकिन तभी वो लड़का जो कहता है, अच्छा सुन यार, तेरे से एक फेवर चाहिए था, अगर तू बुरा ना माने तो क्या मैं तुझसे मिलने के लिए आ सकता हूँ वहाँ पर। गौरव उसकी बात सुनकर कहता है, क्या हुआ, गर्लफ्रेंड है तो मेरी, इतना क्यों तड़प है मेरे बिना। मोहित जो से कहता है, यार तू कॉलेज के बाहर आने वाला था, सोचा था कि हम लोग मिलकर के क्लास बंक करेंगे और फिर तेरे साथ घूमने चलेंगे, लेकिन तू तो आया ही नहीं। गौरव जिस फोन को थोड़ा साइड करते हुए चिल्ला कर कहता है, आ रहा हूँ मम्मी। और फिर फोन के पास आते हुए कहता है, अरे यार इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन तुझे यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही भाई का मूड बहुत ऑफ है, और तुझे मुझसे मिलने का इतना मन क्यों कर रहा है। वही मोहित जो कहता है, अबे तुझसे मिलने का मन नहीं हो रहा है, वो कॉलेज में हो ना तो काफ़ी टाइम बाद आज वेदिका क्लास में आई है, सोचा घर जाऊंगा तो उसी बहाने उससे थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। गौरव सुनकर धड़ाम से नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है, अबे पागल हो गया क्या तू, वेदिका को कुछ मत बोलना, और अगर उसके साथ तू घर पर आए ना तो यहाँ से तेरी लाश जाएगी बेटा, इतना फ्री मत हो ठीक है, और वेदिका को ना बहन बना ले अपनी। मुझे जो कहता है, ओए कोई बहन नहीं बना रहा मैं उसे, बहुत प्यारी लगती हो मुझे। और ये बोलते हुए वो क्लास में बैठी वेदिका को ही देखे जा रहा था। गौरव जी कहता है, ठीक है भाई, तेरा जनाजा उठेगा ना तो मैं तेरे लिए कंधा ज़रूर दूंगा, बाकी तू देख ले अपना। और ये बोलकर वो फ़ोन रखता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे आ गया मॉम, क्या हो गया। राजनंदिनी उसको अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन गौरव जी कहता है, मैं कोई और काम नहीं करने वाला आपका, आपने वैसे मुझे बहुत परेशान किया, मुझे ठंड भी लग रही, मैं जा रहा हूँ ब्लैंकेट के अंदर घुसने। वही प्रार्थना जी उसके बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुम कुछ खा लो बेटा, वैसे भी खाना भी नहीं खाया तुमने। गौरव जो मुंह बनाते हुए कहता है, रहने दो चाची, मेरा तो पेट पानी से ही भर गया, बहुत पानी अंदर चला गया, इसलिए अब ज़रूरत नहीं है, आप लोग एंजॉय करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो फिर से रूम की तरफ भाग जाता है। प्रार्थना जी भी वहाँ से उठते हुए कहती हैं, आप कुछ खा लीजिए, आपने भी कुछ नहीं खाया, कमज़ोरी हो रही होगी आपको। नंदिनी जी जो कहती हैं, लाओ दो कुछ खा ये लो, इससे भी परेशान हो गई हूँ मैं तो सोच रही थी कि रिसेप्शन में सारे परिवार वाले एक साथ जुटेंगे, सब लोग खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कैसा मामला हो रहा है, मुझे ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, बाकी तुम अपने बेटे को थोड़ा बहुत समझाओ। प्रार्थना जी जो कहती हैं, मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की, आप परेशान मत होइए, मैं खाना निकलवाती हूँ आपका। प्रार्थना जी के जाते ही राजनंदिनी के दिमाग में दोबारा से खुरापाती आइडिया जन्म लेना शुरू करता है और वो प्रार्थना जी को जाता हुआ देख कर कहती हैं,
इतनी आसानी से मैं हार तो नहीं मानने वाली प्रार्थना। राजनंदिनी नाम है मेरा। मुझे पहले से उम्मीद थी कि वो लड़का इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आएगा, लेकिन इस बार उसने दोबारा एक बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बेटे को उसने जानबूझ करके ठंडे पानी में धक्का दिया ताकि हम लोग की दोबारा से इंसल्ट हो। लेकिन अब नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि तुम्हारा पति पैसे वाला और मेरा पति नहीं। हाँ, मेरा बेटा उस हद तक काबिल नहीं हो पाया, लेकिन इसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? मेरा जो हक है वो मैं लेकर आऊँगी। और उस रेयांश अग्निहोत्री को तो मेरे घर का ही बेटा है, लेकिन कभी मेरी इज्जत नहीं करता। खैर, ज़्यादा टाइम के लिए तुम खुश नहीं रहोगे बेटा। मेरा छोटा बेटा कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ, बाकी के 2 बेटे भी आ रहे हैं और वो तुम्हारी खुशियों में भंग तो ज़रूर डालेंगे। और फिर वो प्रार्थना जी के बारे में सोचते हुए कहती हैं, बहुत मासूम हो तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर किस इरादे से आई हूँ। ऐसे तो तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन अब जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। वहीं दूसरी तरफ रूम में बैठी जिया, जो रेयांश की हरकतों उनकी बातों को सोच सोच करके खुद को ही शीशे में देख करके मुस्कुराए जा रही थी। और वैसे तो उसकी फैंटेसी थी कि उसे कोई हैंडसम सा बढ़िया सा माफिया मिले, लेकिन जब से रेयांश उसकी ज़िंदगी में आए थे काफ़ी हद तक उसे प्रॉब्लम होती थी रेयांश से। लेकिन आज वो उनकी हरकतों, उनकी केयर को देख करके काफ़ी खुश थी और धीरे धीरे अपने आप को ही देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जहाँ एक तरफ जिया की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था और उसकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियों ने दस्तक दी थी, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में उसके परिवार वालों की हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो रखी थी। श्वेता जी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वैसे तो पूरा परिवार जो कि मायूसी में डूबा हुआ था, क्योंकि उनके परिवार के सारे मर्दों को धीरे धीरे जेल की हिरासत मिल रही थी, लेकिन श्वेता जी इस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसके साथ ही उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। सावित्री जी जो उनके बगल में आकर बैठते हुए कहती हैं, उस एक लड़की की वजह से हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है। रानी श्री भी जल्दी से उन दोनों के पास आते हुए कहती हैं, मैंने अपने भाई से बात किया है और चीज़ें संभाल लेगा। और श्वेता, तुम तो कुछ खा लो, इस वक्त इस तरह रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपनी हालत देखो तुम। श्वेता जो उन दोनों को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, प्लीज़ आप लोग किसी भी हालत में विश्वास जी को यहाँ पर लेकर आइए। मुझे उनको देखना है, उनसे मिलना है, नहीं तो फिर मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ एक बार। विश्वास जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और उन्हें यह भी पता चल गया था कि आदित्यनाथ जो कि उनके बड़े भाई हैं वो मुंबई में पकड़ा गए हैं। कहाँ उनके ख़ानदान की इतनी इज्जत थी और अब सारी इज्जत मट्टी पलीत हो रही थी। उनके बड़े भाई भी उनके साथ ही अंदर बैठे हुए थे और वो विश्वास को इस तरह परेशान होता देखकर कहते हैं, मैं निकलवा लूँगा सबको, परेशान मत हो। विश्वास जो उनके पास आकर बैठते हुए कहते हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको पता है कि आप किससे पंगा ले रहे? रेयांश अग्निहोत्री है वो। मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। मैंने तो अपना पूरा वक्त आपको दे दिया, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बीवी के साथ रहना है। बेचारी, उसकी इसमें क्या गलती है? उसने तो जिया को कभी कुछ कहा भी नहीं, वो तो हमेशा जिया के फेवर में ही बात करती थी। जयशंकर जी जो अपना दांत पीसते हुए कहते हैं, अब भी आप उस लड़की का नाम लेंगे मेरे सामने? मैं उस लड़की से नफरत करता हूँ और ख़बरदार जो उसका नाम आपके मुंह पर आया तो। विश्वास जी अपने बड़े भाई के बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते और वो उनसे कहते हैं, गलत कर रहे हैं हम, अगर एक और स्टेप हमने उनके खिलाफ बढ़ाया तो हम सब मरेंगे। और जिया उनकी बीवी है, हमें इस बारे में सोच कर काम करना चाहिए। अब वो जिया त्रिपाठी नहीं, मिसेस जिया अग्निहोत्री बन चुकी है। जयशंकर जी जो इस बात पर हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, भले ही मैं सलाखों के अंदर हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं खुद को भी छुड़वा सकता हूँ और उस जिया की हालत भी ख़राब कर सकता हूँ। रुको तुम। और ये बोलकर वो जेल के सलाखों पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं, कोई है यहाँ पर? इतनी तेज़ आवाज़ सुन करके एक सिपाही जो अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, शांत रहिए। जयशंकर जो उस सिपाही को देखते हुए कहते हैं, जाइए बुलाइए अपने कमिश्नर को।
ब्रजेश द्विवेदी को और कहिए कि सीएम का ऑर्डर है ये। लेकिन तभी वो सिपाही जो कहता है, कौन सा सीएम, अब तो यहाँ के सीएम ठक्कर बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी अब आप एक्स सीएम थे तो आपकी थोड़ी इज्जत तो करना बनता है। मैं बुला कर लाता हूँ कमिश्नर को, लेकिन उम्मीद करता हूँ कोई बात अच्छी होगी, वरना फालतू बकवास सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता साहब। और ये बोलकर वो अकड़ में वहाँ से चला जाता है। इस तरह से एक सिपाही जो कि जयशंकर तिवारी की बेइज्जती करके चला गया था, जिस वजह से वो जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारते हुए कहते हैं, यही दिन देखने के लिए हमने अपनी इज्जत को अपने सराखों पर बिठा कर रखा। उस लड़की ने हमारी धज्जियां उड़ा दी है। बस एक बार मैं इस बंद दीवार के अंदर से बाहर निकलूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। बहुत परिंदा बनी फिर रही है ना। लेकिन विश्वास जी जो उनकी बात को समझ पा रहे थे कि वो कितना हवाई फायर कर रहे हैं। जिया इस वक्त रेयांश के साथ थी और शंकर तिवारी का जिया को बार बार चैलेंज करना विश्वास जी को भी बेवकूफ़ी ही नजर आ रही थी। अंदर से ब्रजेश द्विवेदी जो कि यूपी के कमिश्नर थे, शंकर तिवारी के सामने आकर खड़े हो गए थे और वो 2 कांस्टेबल को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, खोलो इसे, सर जी को कुछ बात करनी है। और ये बोलकर वो अंदर आ जाते हैं। जयशंकर तिवारी जो उनके कंधे पर हाथ रख के उनसे एक फेवर मांगते हुए कहते हैं, हमें किसी से बात करनी है, आप फ़ोन दीजिए हमें अपना। ब्रजेश जी जो हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं, आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, आपके लिए इतना छोटा फेवर तो मैं कर ही सकता हूँ। और मैं ये भी कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द आपको निकाल दिया जाए। आप अपने लॉयर्स बुलाइए, मैं भी देखता हूँ कौन आपको सलाखों के पीछे रखने की हिम्मत कर सकता है। पीछे से विश्वास जी जो अपने मुंह दबाते हुए कहते हैं, रेयांश अग्निहोत्री। जैसे ही जयशंकर तिवारी ने यह सुना था वो पीछे मुड़ते हुए विश्वास को चुप रहने का इशारा कर देते हैं। लेकिन ब्रजेश ने यह नाम सुन लिया था और वो भी उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, आपको उन्होंने अंदर डलवाया है? मुझे तो लगा था कि मीडिया में कुछ बात फैल गई, इस वजह से आप लोग अंदर हैं। जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, हमारे ऑपोजिशन का चाल है ये, इसमें रेयांश अग्निहोत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। अरे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बेटी जिया के हस्बैंड है वो। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी गुस्सा भी रहे थे। वहीं ब्रजेश जो कहते हैं, खैर हमसे जितना बन पाएगा हम उतना ज़रूर करेंगे। ये लीजिए फ़ोन, जिसे कॉल करना है मिलाइए कॉल, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गए थे। जयशंकर तिवारी तुरंत ही रेयांश अग्निहोत्री का नंबर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतनी आसानी से अब उन्हें कमिश्नर के फ़ोन में रेयांश अग्निहोत्री का तो नंबर मिलता नहीं, वो भी यूपी के कमिश्नर। ब्रजेश द्विवेदी बस रेयांश अग्निहोत्री के नाम से डरा करते थे। उन्हें वैसे तो रेयांश से कोई ज़्यादा परिचय नहीं था और ना ही ज़्यादा कोई लेना देना। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अब रेयांश अपने टॉवल से बाल सुखाते हुए बाहर की तरफ आते हैं। उन्होंने अपने वेस्ट पर भी टॉवल रैप कर रखा था। जिया जो अभी भी अपने सिर को बेड के सिरहाने से टिकाए हुए सामने की तरफ देख रही थी। जैसे ही रेयांश अपना एक कदम अंदर की तरफ रखे थे, जिया की नज़र तुरंत ही रेयांश के चेस्ट पर जाती, लेकिन उससे पहले रेयांश अपने चेस्ट पर टॉवल रखते हुए कहते हैं, शर्म कर लो थोड़ी। जिया जो हल्का सा मुस्कुराती है और फिर उनका जवाब देते हुए कहती है, ये करने की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। और वैसे भी अब आप खुद ही ऐसे बिना कपड़ों के बाहर आएंगे तो नज़र तो चली जाएगी ना। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, तो हिसाब से मुझे बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आना चाहिए, क्योंकि मेरे रूम में मेरी बीवी बैठी रहती है मुझे ताड़ने के लिए। जिया जब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, आप सिर्फ मुझसे इतना शर्माते हैं या फिर सबके सामने आपकी ऐसे ही फटती है? ये सुनते ही रेयांश के ईगो को थोड़ा हर्ट हुआ था और वो उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ना मैं तुमसे शर्मा रहा हूँ और ना मैं किसी से शर्माता हूँ, इवन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बेशरम बनने पर आया ना तो तुम झेल नहीं पाओगी मुझे। जब तक शराफत दिखा रहा हूँ चैन से जी लो। अभी वो रेयांश को बस देख ही रही होती है कि तभी बगल में रखा फ़ोन जो कि टेबल पर रखा था वो बज उठता है। रेयांश उस तरफ आगे बढ़ते, लेकिन तभी जी अपने हाथ को उधर बढ़ाती है और फ़ोन को लेते हुए कहती है, किसके कॉल्स आते रहते हैं आपको दिन भर? रेयांश कहते हैं, चेक कर लो, किसी और लड़की को डेट नहीं कर रहा मैं। जिया जो कहती है, और अगर ये किसी लड़की का कॉल हुआ तो? रेयांश कहते हैं, तो आज पूरा दिन तुम्हारे साथ में शर्टलेस घूमूंगा, आराम से देख लेना मुझे, सही?
जिया जब सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, आइडिया अच्छा है वैसे, लेट मी चेक। और वह जैसे ही फ़ोन रिसीव करके अपने कान पर लगाई थी, दूसरी तरफ से काफ़ी तेज़ और वार्निंग भरी टोन आती है। आपको क्या लगता है एक छोटी सी हरकत करके आप जीत गए ये बाजी? सोचिएगा भी मत। हम आपसे दुगना उम्र के इंसान हैं। हमने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है और आपसे ज़्यादा शातिर भी हैं। माना कि आपके पास बहुत पावर है, लेकिन उस पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप। जिया ये सुन करके तुरंत ही फ़ोन को नीचे गिरा देती है। ऐसा उसने खुद नहीं किया था, बल्कि उसका हाथ अपने आप ही उस फ़ोन से अलग हो गया था और जिया तुरंत ही अपने आप को सिकोड़ लेती है। रियांश अचानक से उसे यूं देख कर कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें जिया? लेकिन जिया कुछ बोल नहीं रही थी। बस वो अपनी आंखों को बंद किए हुए, अपने आप को कडल किए हुए, अपने हाथों के अंदर छुपाए हुए थी। रियांश वो फ़ोन को देखते हुए फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, होते हो। रियांश को काफ़ी गुस्सा आया था कि आखिर उनकी बीवी को कौन डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी जयशंकर तिवारी की, और वो रियांश से कहते हैं, आपके अपने रिश्तेदार हमारी बेटी को आपने अपने अंडर में रखा हुआ है, शादी की उससे। रियांश कहते हैं, क्या बात है बड़े ससुर जी, कमिश्नर के फ़ोन से मुझे कॉल किया जा रहा है, वैसे किस खुशी में? जयशंकर को तो लगा था कि उन्होंने पहले ही सारी बात बता दी है। वो आगे रियांश से कहते हैं, खुद को बाजीगर समझने की गलती मत करिए। जिया को तो आपने हमसे बचा लिया, लेकिन ज़रा जिया से एक बार पूछ कर देखिए, उसकी ज़िंदगी में 2 और लड़कियां हैं, एक उसकी अपनी बहन और एक उसकी अपनी दोस्त, और वो किस हालत में इस बारे में आप जानते हैं? रियांश ये सुन करके एक बार जिया के चेहरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उस वक्त वो जिया से तो कुछ भी पूछने वाले नहीं थे और वो थोड़ा दूर जाते हुए कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं सीधा सीधा बोलिए। जलेबी की तरह बात घुमाने की आदत ना मेरी है, और अगर कोई इस तरह मुझसे बात करता है तो मुझे गुस्सा आता है। जयशंकर तिवारी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंट्रोल में बहुत कुछ है, और वो काफ़ी काम वॉइस में कहते हैं, अभी अपने गुस्से पर काबू रखिए आप। अभी तो गुस्सा दिलाने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फ़िलहाल शिवानी और नेहा के बारे में क्या ख्याल है? जिया को इस बारे में ज़रूर बताइएगा। नेहा को तो रियांश अच्छे से जानते थे, लेकिन शिवानी के बारे में उन्होंने सिर्फ जिया की डायरी में पढ़ रखा था, और उन्हें यह भी पता था कि जिया के लिए सबसे क्लोज उसकी फ्रेंड शिवानी ही है। वो जयशंकर तिवारी की बात सुनते हुए कहते हैं, तो आप इस हद तक गिर गए, अब कमज़ोरों को टारगेट बना करके आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे। जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, अब आपने सबके सामने हमें इतना बुरा साबित कर ही दिया है, तो चलिए बन जाते हैं बुरे आपके लिए, और अब बात पीठ पीछे नहीं सामने सामने होगी। रियांश कहते हैं, मगर सामने सामने बात करनी है तो पहले आप जेल से बाहर निकलिए, और दूसरी बात इन सब में किसी मासूम को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी और आपकी लड़ाई है, मेरे और आप तक ही रहे तो बेहतर होगा। लेकिन जयशंकर तिवारी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते थे, और वो बस जा लीजिए अपनी 2 मासूम सालियों को, क्योंकि पता नहीं कल का सूरज वो दोनों देख पाएंगे या नहीं। रियाज अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, एक उसमें से आपकी बेटी भी है, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए जयशंकर त्रिपाठी। इतना मत गिरिए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनों का ही खून करना पड़ जाए आपको। लेकिन जयशंकर त्रिपाठी के लिए इज्जत हमेशा उनके सर का ताज बन करके उनके सर पर चढ़ी रहती थी, और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके अपनों की क्या हालत हो रही है उसके पीछे। विश्वास जी भी ये बात सुनकर के एकदम से अपने चेहरे को नीचे कर लिए थे। वहीं जयशंकर तिवारी जो फ़ोन रखते हुए कहते हैं, चलिए जल्द मुलाकात होगी आपसे, और हाँ, अगर वाकई में ये मन करे उन 2 लड़कियों को बचाने का तो पहले आप मुझे जेल से बाहर करवाइए, और अगर आप घूमना चाहें तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन रखता हूँ मेरे प्यारे दामाद जी। और ये बोलकर वो फ़ोन रखते हैं और फ़ोन को उस कांस्टेबल को पकड़ाते हुए कहते हैं जो वहीं कॉर्नर में खड़ा था, और वो विश्वास जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, नेहा और शिवानी दोनों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। विश्वास जी जो कहते हैं, इसमें शिवानी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो हमारे परिवार की लड़की भी नहीं है, भाई साहब ये गलत होगा। लेकिन जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, जिया शिवानी से भी बहुत क्लोज है,
और मुझे अच्छे से पता है कि रियांश अग्निहोत्री किसी मासूम लड़की की जान तो नहीं जाने देंगे। वैसे मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या एक्शन होगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अब उन्हें हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब क्या करने वाले थे रियांश, और क्या वो बताएंगे इस बारे में जिया को? आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।